सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं कि जो सरलता से प्राप्त हो, कीमत में सस्ता हो, परिवहन सरल हो, संपूर्ण दहन हो, ज़्यादा ऊष्मा दे, दहन के बाद अवशेष कम रहे या तो न रहे, वैसे ईंधन को हम आदर्श ईंधन कहते थे। और वैसा ईंधन हमें जिस जगह से मिलता था उसे हम आदर्श ईंधन का स्रोत कहते थे। आज बच्चों हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले ऊर्जा के स्रोत में जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, और वो स्रोत है जीवाश्म ईंधन। किसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन, उसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हम देने वाले हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम और कोयला, ये बेस्ट जीवाश्म ईंधन है। इसका अभ्यास लगभग आप कक्षा 8 में करके आए हुए हो। वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधन है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे आज के समय में हम ऊर्जा की जो अधिकतर ज़रूरत है वो जीवाश्म ईंधन में से ही पूरी करते हैं। मतलब हम अधिकतर ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर आधार रखते हैं। हम सबको पता है बच्चों कि ज़मीन के अंतर्गत आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले कुछ वनस्पति और कुछ प्राणी डट गए थे, बराबर। वो डट गए। ज़मीन के अंतर्गत जो दाब था, जो ज़मीन के अंतर्गत जो गर्मी थी, दाब और गर्मी के कारण उनका रूपांतरण कोयला हुआ या पेट्रोलियम हुआ या कुदरती गैस जैसे ईंधन में उसका रूपांतरण होता है। मतलब अल्टीमेटली ये बात हम कहते हैं जीवाश्म, मतलब ये जो ईंधन है वो कोई ना कोई सजीवों के अश्मियों से बने हुए हैं, इसीलिए हम उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कि बच्चों, आज से करोड़ों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले कुछ वनस्पति या तो प्राणी जमीन में दब गए थे, और जमीन के अंदर की जो गर्मी होती है, ठीक है, जमीन के अंतर्गत जो गर्मी होती है, जमीन के अंतर्गत जो दाब होता है, उसके कारण जैव भू रासायनिक प्रक्रिया हुई और उस अश्मियों में से कुछ पेट्रोलियम बना या कोयला बना या कुदरती गैस बना। और इसीलिए ऐसे ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि वो जीव में से बने हुए, जीवों की अश्मि में से बने हुए वैसे ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, कुदरती गैस है, वो सब जीवाश्म ईंधन है। और जो ऊर्जा की इतनी मांग बढ़ रही है अभी कि जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम और कोयला, उसके द्वारा हमारी पूर्ति बढ़ रही है। जो जो इसके नुकसान है, इसके हानियाँ है वो कौन सी है, उसके जो ड्रॉबैक है वो कौन से है, कि ऐसे कौन सी बातें हैं जो जीवाश्म ईंधन के लिए अच्छी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। और दूसरी बात है, उसकी जो मात्रा है ना, वो भी अभी मर्यादित रही हुई है। उसकी मात्रा उतनी नहीं है जितनी पहले थी, उसकी मात्रा मर्यादित रही हुई है। उसको बनने में बहुत करोड़ों वर्षों लगते हैं। तो करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो उसके कारण वो ईंधन एक बार ख़त्म हो जाएगा तो उसको हम वापस से प्राप्त जल्दी से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है, जो जीवाश्म ईंधन है वो पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत है। बच्चों, पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत मतलब किसे कहते हैं? जैसे कि जिस ईंधन को एक बार हम खर्च कर ले और फिर नज़दीक के समय में वो कुदरती रूप से प्राप्य न हो तो उसे हम पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्या बच्चों? कि पुनः अप्राप्य, अप्राप्य मतलब प्राप्य नहीं हो वैसा, कि जिस प्रकार के ऊर्जा स्रोत का हम एक बार उपयोग कर दे फिर और नज़दीक के समय में वो कुदरती रूप से प्राप्त न हो, वैसे ऊर्जा स्रोत को हम क्या कहते हैं? पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत। मतलब जो जीवाश्म ईंधन की दूसरी एक नुकसान या तो हानि ये भी है कि वो पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत है। तीसरी बात है कि कोयला और पेट्रोलियम, उसका हम दहन करते हैं तो गैस का प्रदूषण होता है, और अश्मीभूत मतलब जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाली जो गैसें है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, वो सब एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। और एसिडिक ऑक्साइड होने के कारण ये ऑक्साइड जब पानी में धुलते हैं तो एसिड वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। कहने का मतलब है, जो जीवाश्म ईंधन का जब दहन होता है तो जो ऑक्साइड बनते हैं वो ऑक्साइड लगभग एसिडिक ऑक्साइड है,
और एसिडिक ऑक्साइड बरसात के पानी में जब धुल जाएंगे तो एसिड वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। और जीवाश्म ईंधन के दहन से सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस है, उसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, मतलब पृथ्वी के वैश्विक तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी आती जाती है। तो जीवाश्म ईंधन के ड्रॉबैक कौन कौन से हैं बच्चों? कि नंबर 1, ये जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं और वो सीमित है, बहुत ही मर्यादित है। दूसरा है पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत। तीसरा नंबर में शॉर्टकट मुद्दा बोलते हैं तो एसिड वर्षा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के दहन से जो भी ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं वो ऑक्साइड एसिडिक है और बरसात के पानी में धुलते हैं और एसिड वर्षा का कारण बनते हैं। और जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, मतलब पृथ्वी के वैश्विक तापमान में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। हम अभी ये सर्जित हमने बोल दिया कि जीवाश्म ईंधन के दहन से प्रदूषण होगा, गैस का प्रदूषण होगा, तो हम किस प्रकार इस गैस के प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं? तो उसके लिए हम ये सोचते हैं कि ये जो प्रदूषण हुआ, गैस का जो प्रदूषण हुआ जीवाश्म ईंधन के कारण, उस गैस प्रदूषण का हमें नियंत्रण करना है। तो गैस प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए हमें अलग अलग रीति अपनानी पड़ती है। गैस प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए हमें अलग अलग नीति अपनानी पड़ती है। वो नीति कौन कौन सी है उसके बारे में हम विचार करते हैं। तो विविध प्रवृत्तियों द्वारा ईंधन का कार्यक्षम दहन किया जाए, मतलब इस प्रकार दहन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा मिले, उसका संपूर्ण दहन हो ताकि कोई धुआं उत्पन्न न हो, मतलब कार्यक्षम रूप से दहन किया जाए। दहन से उद्भवित जो भी हानिकारक या तो नुकसानकारक गैस है या तो राख है, उसको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी द्वारा उसको कम किया जाए और उसको वातावरण में वो न मिले, उसका हम ध्यान रखा जाए। ठीक है, जो भी दहन से हमें पता है कि जो गैस निकलने वाली है, हानिकारक नुकसानकारक गैस निकलने वाली है, वो वातावरण में मिलने वाली है, तो कुछ ऐसा हम टेक्नोलॉजी के द्वारा मदद ले ले कि जिसके कारण वो गैस जो निकलती है वातावरण में कम से कम मिले। तीसरी बात है लेड रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए और धुआं बाहर निकले तब पाइप में हम नाइट्रोजन फिल्टर का उपयोग करें ताकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड बाहर न निकले और वातावरण में न मिले। चौथा है कि जो वाहन मुक्त विस्तार है उसमें वाहन मुक्त दिन निश्चित किया जाए, ठीक है, ताकि उस विस्तार में हम बोल दें कि भाई इस दिन वाहन चलाना नहीं है, तो जो पेट्रोल या जीवाश्म ईंधन का दहन बचेगा उसके कारण जो प्रदूषण थोड़ा बहुत कम निकलेगा। और हमें वाहनों की नियमित सर्विस भी करवानी चाहिए, जांच भी करवानी चाहिए, और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग बढ़ाना चाहिए। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, लोक परिवहन, जो उसका उपयोग हमें बढ़ाना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है कि हम दहन भी करें ना तो उसके द्वारा जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलती है, वो वातावरण में मिलती है, तो उसको हम टेक्नोलॉजी द्वारा वातावरण में न मिले या तो कम से कम मिले। फिर हम जो गाड़ियों में जो पेट्रोल भरवाते हैं उसमें लेड रहित पेट्रोल भरवाए। दूसरी बात कि गाड़ियों की जो धुआं बाहर निकलने वाली पाइप है उसमें नाइट्रोजन का फिल्टर रखे ताकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड वातावरण में न मिले। फिर वाहन मुक्त विस्तार बनाना चाहिए, कुछ विस्तारों में एक वाहन मुक्त का एक दिन निश्चित कर लेना चाहिए कि इस दिन वाहन चलाने नहीं है। सीएनजी का बने वहाँ तक उपयोग को बढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, लोक परिवहन सेवा मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा का उपयोग करना चाहिए ताकि लोग अपने व्यक्तिगत वाहन लेकर न निकले, परंतु उसके बदले एक ही वाहन में 30 लोगों की ज़रूरत पूर्ण हो सके, 30 या 45 जो भी है, मतलब ज़्यादा लोग एक ही वाहन में जाकर बैठ सके। और वाहनों के इंजन की और सर्विस जांच प्रॉपर करवानी चाहिए। बच्चों इन सबको मिला जुला कर आप हम ये लिख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन के द्वारा जो भी प्रदूषण फैलता है उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। और एक बात है बच्चों की, यदि हमें विद्युत सप्लाई न मिले, मतलब विद्युत का पुरवठा, विद्युत हमें न मिले तो क्या होगा, हमें विद्युत न मिले तो क्या होगा। बच्चों कोई भी देश में जो विद्युत ऊर्जा मिलती है वो प्रति व्यक्ति कितनी विद्युत ऊर्जा मिलती है उसके आधार पर हम देश का विकास निश्चित करते हैं। देश के विकास को मापने का एक मात्रक या तो एक कारक या तो एक परिबल ये भी है कि प्रति व्यक्ति को कितनी विद्युत ऊर्जा मिलती है, उस देश में रहने वाले प्रति व्यक्ति को कितनी विद्युत ऊर्जा मिलती है, इसके आधार पर हम उस देश का विकास माप सकते हैं। हमारा जो जीवन है विद्युत ऊर्जा पर इतना सारा आधारित है
कि हम विद्युत ऊर्जा के बिना रहना मुश्किल है। बच्चों, आज हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक हमारे हाथ में जब उठते हैं तब मोबाइल होता है, रात को सोते हैं तब भी मोबाइल होता है। उस मोबाइल के अंतर्गत जो बैटरी होती है उसको चार्जिंग करना पड़ता है। वो चार्जिंग भी हम विद्युत की सहायता से करते हैं। हमें दिन भर लाइट चाहिए, पंखा चाहिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। तो ये सारी वस्तु विद्युत के बिना चलती नहीं, इसके लिए भी विद्युत जरूरी है। मतलब अभी के युग में एक भी सेवा ऐसी नहीं है कि जो विद्युत के बिना चलती हो। लगभग लगभग हर प्रकार की सेवा में विद्युत की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि विद्युत हमें न मिले तो बहुत तकलीफ पड़ती है। कंप्यूटर इंटरनेट भी विद्युत के माध्यम से ही चलते हैं, और कंप्यूटर इंटरनेट नहीं चलेंगे तो बहुत सारे क्षेत्र की, जाहिर क्षेत्र की सेवाओं को असर होगा, सभी उद्योगों में भी असर होगी, सभी नागरिक सेवा भी उसमें भी रुकावटें पैदा होगी। तो हमारा जीवन यदि वापस से प्राचीन युग में अ, आ जाए तो हमारा कार्यभार भी बढ़ जाएगा। मतलब एक बात जरूर है कि बच्चों, लगभग लगभग हम पूरे दिन विद्युत ऊर्जा का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। बच्चों, तो विद्युत ऊर्जा एक हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। उसके बिना हम लगभग जीवित तो रह सकते हैं, परंतु हम हमारी ज़रूरतों को पूर्ण कर सकते नहीं। हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए विद्युत ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा है। धन्यवाद बच्चों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।